बच्चों, एजुकेशन पॉइंट में आप सबका स्वागत है। होप आपने सारे वीडियो देखे होंगे और इस चैप्टर के अंदर ये आज आपका लास्ट वीडियो है जिसमें आप पूरे टॉपिक समझ लेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स यानी अब हमारा टॉपिक जो है दैट इज योर एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स। तो एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स के अंदर किस किस टॉपिक को पढ़ा जाएगा? तो सबसे पहला हम लोग इसके अंदर कोरोजन और दूसरा इसके अंदर हम समझेंगे रिडॉक्स। तो मेनली किस चीज़ को समझना है? एक पहला आपका कोरोजन और दूसरा आपका रिडॉक्स। ये बहुत ही ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक क्रिएट होते हैं ये दोनों। तो बोर्ड में, स्कूल लेवल के एग्जामिनेशन में इस समय पूछे जा सकते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे हम क्या देखेंगे कि आयरन आपके पास है, आपने उसको एनवायरनमेंट में छोड़ दिया और अप्रोक्स 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स के बाद आप उसको देखोगे तो क्या आयरन की क्वालिटी में कोई डिफरेंट आएगा? तो आप कहोगे सर यस आएगा, सर उस पर जंग लग जाएगी। यही रिप्लाई होगा आप लोगों का। तो होता क्या है कि आयरन जो है किसी न किसी चीज़ की वजह से तो खराब हुआ है, यानी वहाँ पे कुछ ऐसे एजेंट होंगे जो उसको खराब करेंगे। उसे हम कहेंगे कोरोजन। क्या कहेंगे? कोरोजन। इसमें होता क्या है, द मेटल्स आर बीइंग एक्चुअली ईटन अप, खराब करना सब्सटेंस लाइक एसिड हो सकता है, एयर हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा मेटल टू मेटल। एग्जाम्पल के तौर पे हम सबसे पहले समझते हैं, हमने लिया कॉपर। यदि आपने सुना होगा कॉपर किस कलर का होता है, तो आप हमें जवाब दोगे क्लियरली, सर ये आपका रेडिश ब्राउन कलर का होता है। रेडिश ब्राउन कॉपर, यदि ये एटमॉस्फेयर पे CO2 और वाटर, देखो दो गैसेस, इसके साथ रिएक्ट करके ये बना देगा बेसिक कॉपर कार्बोनेट विच इज ग्रीन इन कलर। यानी यहाँ पे कॉपर किसकी वजह से कोरोड हुआ है? मॉइस्ट एयर की वजह से, यानी CO2 और वाटर कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपका ब्राउन कलर किस में कन्वर्ट हो गया? ग्रीन कलर में। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, हमने लिया सिल्वर। सिल्वर थोड़ा लेस रिएक्टिव मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल भी कोरोड नहीं होता है। हम लोग का दिमाग में बैठा होगा सिल्वर हमने लिया, चांदी का गहने हैं, ऑक्सीजन के साथ कोरोड हो गया होगा। नहीं, एक्चुअली ऑक्सीजन के साथ तो कोरोड होता ही नहीं है। तो यानी सिल्वर किसके साथ कोरोड होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और बहुत लंबा समय लगता है इसको कोरोड होने के लिए, ये Ag2S बना देगा। आपको पता है सिल्वर कलर क्या होता है? दैट इज योर ग्रीन कलर, और ये आपका ब्लैक कलर का होगा। तो क्लियरली आप देख सकते हो ग्रे इज कलर कन्वर्टेड इनटू ब्लैक, यही है कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच द मेटल्स आर ईटन ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, केमिकल से हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल तीसरा जो हमारे पास है आयरन। यदि आयरन कोरोड हो जाए तो आप इसको कहोगे रस्ट। रस्टिंग, द प्रोसेस इन विच द आयरन गेट कोरोड इज कॉल्ड रस्टिंग। तो आयरन को कोरोड होने के लिए दो चीज़ों की जरूरत है। इसका एक एक्टिविटी है चैप्टर 3 के अंदर, अभी नहीं देखेंगे आप। पहला ऑक्सीजन, दूसरा हमारे पास है इसके अंदर वाटर। यदि आप कहोगे सिर्फ ऑक्सीजन है और वाटर नहीं है तो कोरोड नहीं होगा, और सिर्फ वाटर है ऑक्सीजन नहीं है तो कोरोड नहीं होगा। अगेन आयरन तब तक कोरोजन नहीं हो सकता जब तक दोनों अवेलेबल ना हो। तो सिंपल सी बात है, बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर आर नीडेड फॉर द कोरोजन ऑफ आयरन।
आपको पता है आयरन कोरोड होने के बाद रेडिश ब्राउन कलर में हो जाता है, जिसको हम रस्टिंग कहते हैं। तो कोरोजन क्या हुआ? कोरोजन एक तरीके से मेटल का खराब होना, मेटल जिसमें खराब हो जाता है। दे आर बीइंग ग्रेजुअली ईटन अप बाय सम केमिकल्स, एयर, मॉइस्चर। तो यही हमारा कोरोजन टॉपिक है। अब इसके अंदर हम समझेंगे प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ओके बच्चों, हम प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन समझेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला हमारे पास तरीका है कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, दैट इज योर पेंटिंग, ऑयलिंग एंड ग्रेसिंग ऑफ मेटल आर्टिकल। तो यहाँ पे आप छोटा सा एग्जांपल के साथ समझिए। मान लीजिए मेरे पास एक आयरन आर्टिकल है, लेट्स से अ नेल। मेरे पास एक नेल है, आप देख सकते हो नेल के स्ट्रक्चर में है। इसके ऊपर हमने एक पेंट का लेयर लगा दिया। ये मैं जो बना रहा हूँ, ये पेंट का लेयर बना रहा हूँ। दिस इज योर एग्जाम्पल में मैंने लिया था नेल, और ये जो है आपका पेंट का कोटिंग है। अब ये पेंट का कोटिंग करेगा क्या? ये एक तरीके से एटमॉस्फेयर के गैसेस, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे वाटर हो, या मॉइस्ट एयर हो, इस गैसेस को नेल के कांटेक्ट में आने नहीं देगा। जब नेल के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो सीधी सी बात है, नेल प्रोटेक्ट रह जाएगा। तो पेंट लगा लो, ऑयल कर लो या ग्रीसिंग कर लो, तो एक तरीके से ये आयरन आर्टिकल्स या स्टील आर्टिकल्स को एटमॉस्फेयर से एक्सपोज होने से रोक देता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आयरन आर्टिकल स्टील आर्टिकल को एयर से एक्सपोज होने से रोक देता है, जिसके वजह से पेंटिंग, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग हेल्प्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दी कोरोजन। आप लोगों ने देखा होगा एक छोटा सा एग्जांपल, समर सीजन में हम कूलर को क्या करते हैं, चारों तरफ से पेंट करते हैं, स्पेशली आयरन वाला कूलर। ये होता क्या है, आयरन वाला कूलर जब हम पेंट कर देंगे तो वाटर और एयर तो होता ही है, जिसकी वजह से हमारा कूलर जो है प्रोटेक्ट रहता है। आर गेटिंग द पॉइंट? तो पहला हमारा पॉइंट कौन सा था? दैट इज योर पेंटिंग, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। तो बच्चों हम दूसरा मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में होता क्या है कि हम आयरन आर्टिकल्स के, स्टील आर्टिकल्स को जिंक से प्रोटेक्ट करवाते हैं। आयरन आर्टिकल के ऊपर जिंक का लेयर लगा दिया, मींस हमारा गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस हो गया। तो सिंपल सी लैंग्वेज में बोला जाए, इट इज अ कोटिंग विद जिंक। फिर यदि आप इसको बारीकी से समझोगे, जिंक हो गया और दूसरा आपका आयरन हो गया। तो जिंक और आयरन में कंपेयर करो तो जिंक जो है ये आपका ज़्यादा रिएक्टिव है और आयरन जो है लेस रिएक्टिव। और सवाल ये है कि जब ज़्यादा रिएक्टिव है, ऑक्सीजन के साथ एक्सपोज कर दिया जाए तो किससे जल्दी होगा? तो कहोगे सर जिंक के साथ होगा। तो ये प्रोटेक्ट करेगा। जो पहले कोरोड हो रहा है वो पहले ही प्रोटेक्ट कैसे कर सकता है? सिंपल सा क्वेश्चन क्रिएट बनता है। तो होता क्या है कि यदि हम बात करें तो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपको पता है रस्ट बनता है, दैट इज Fe2O3। और जिंक जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ये बनाएगा जिंक ऑक्साइड। अब ये दोनों ऑक्साइड की प्रॉपर्टी अंतर है, दोनों ऑक्साइड की प्रॉपर्टी में डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? ये जो Fe2O3 है जिसको हमने कहा, इसमें समझते हैं ये मेरा आयरन का आर्टिकल था बिफोर रस्टिंग। जैसे ऑक्सीजन के साथ कोरोड हुआ ये रस्ट होना स्टार्ट होगा। जब रस्ट स्टार्ट होगा तो सबसे पहले ऊपर वाले लेयर पे रस्टिंग स्टार्ट होगा। अब ये लेयर रस्टिंग होगा तो धीरे धीरे ये जो रस्ट वाला पोर्शन है रिमूव होता जाएगा, आप देख सकते हो। फिर ये अंदर वाला आयरन एक्सपोज होंगे, आयरन अगेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फिर दोबारा आपका कोरोजन स्टार्ट होगा। फिर ये दोबारा रिमूव हो जाएगा। ये ऐसे कर करके आप इमेजिन कर सकते हो जो आयरन का ओरिजिनल साइज था और जो रस्टिंग का साइज में वेरिएशन आता है, मतलब पहले से पतला हो जाता है। तो ये पोर्शन
क्या हो जाता है, सिंपल सी बात है, रिमूव करते जाता है। रिमूव करने के बाद इसका साइड पहले से बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। बट इन द केस ऑफ जिंक, मान लीजिए जिंक है, ठीक, जिंक यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये जिंक ऑक्साइड का लेयर बना, ये बाहर नहीं निकलता, चिपका रहता है। दिस इज योर जिंक, और ये जो मैंने बनाया जिंक ऑक्साइड है, और ये जिंक ऑक्साइड यहीं पे रह जाता है। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जिंक ऑक्साइड यहीं पे रिमेन रहता है और ये रिमूव हो जाता है। आर गेटिंग द पॉइंट। अब ऑक्सीजन जो है जिंक के कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं आता। जब जिंक के कांटेक्ट में आएगा नहीं तो डेफिनेटली एक बार ये जिंक ऑक्साइड जो है बनने के बाद ये क्या करेगा, प्रोटेक्टिंग लेयर करेगा, बन जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है, मतलब ये बेनिफिट है कि जिंक ऑक्साइड का जो लेयर है एक प्रोटेक्टिंग लेयर है। हमने आयरन लिया, दिस इज योर आयरन Fe, यहाँ पे हमने लेयर लगा दिया, किसका लगा दिया लेयर, जिंक का लेयर लगा दिया। जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो एक और लेयर क्रिएट हो जाएगा, आप देख सकते हो, दिस इज योर जिंक ऑक्साइड। अब मान लो ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, इस जिंक ऑक्साइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा तो आपका अंदर वाला जिंक भी प्रोटेक्ट रहा और आयरन भी प्रोटेक्ट रहा। तो करते कैसे हैं इस चीज को करने का तरीका क्या हमारे पास, हमने एक बड़े से कंटेनर में मोल्टन जिंक ले लिया, इसमें हमने आयरन या स्टील के आर्टिकल्स को डिप कर दिया, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। छोटा आर्टिकल है तो 5-10 मिनट, ज़्यादा बड़ा आर्टिकल है तो हाफ एन आवर या 1 आवर तक छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद इसके ऊपर एक लेयर सा क्रिएट हो जाएगा, आर गेटिंग द पॉइंट, इसके ऊपर एक लेयर क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से हम करते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में सिंपल क्या है, एकदम वर्डिंग में आपको समझाने के लिए कि आयरन या स्टील आर्टिकल के ऊपर क्या लगाया जाता है, जल्दी रिपीट करो, जिंक। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। सो व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच जिंक इज यूज्ड फॉर द कोटिंग on iron and steel article. Why zinc? Because zinc form a protecting layer. Are you getting the point? Forms protecting layer जो further corrosion, एक बार corrosion तो होता ही होता है, फिर ये protect कर देगा। So I hope second topic आपको clear हो गया होगा। That is what we call galvanization। पहला कौन सा है, oiling, greasing and painting of the article। हम तीसरा सीखेंगे इसमें। तीसरा हमारे पास है दैट इज योर क्रोम प्लेटिंग। होता क्या है क्रोम प्लेटिंग, आयरन के ऊपर हम किसका लेयर लगाएंगे, क्रोमियम का। तो कैन आई से दैट कोटिंग विद क्रोमियम, यस वी कैन से। कैसे किया जाता है ये कोटिंग, तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रो प्लेटिंग से। बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं, हालांकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए प्रिवेंशन क्या है तो आप सिंपल इतना लिख दो, क्रोम प्लेटिंग बहुत है, लेकिन फिर भी मैं इस टॉपिक को डिटेल में समझाऊंगा आपको इस लेक्चर के अंदर। तो क्रोमियम प्लेटिंग, तो मैं सिल्वर का करने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। आप कॉपर का भी कर सकते हैं, गोल्ड का भी कर सकते हैं। इनका करने का मोटिव क्या होता है, सिल्वर जो है आयरन से बहुत लेस रिएक्टिव है। जब लेस रिएक्टिव है, सीधी सी बात है, तो प्रोटेक्ट करेगा। क्रोमियम उसी तरीके से प्रोटेक्ट करेगा बिकॉज इट इज वेरी लेस रिएक्टिव। तो यहाँ पे हम एक बीकर लेते हैं, इस बीकर के अंदर हमें सबसे पहले वो डिसाइड करना है कि किस मेटल के ऊपर होना है। तो लेट्स से हमने आयरन के ऊपर होना है। इस आयरन को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, और नेगेटिव टर्मिनल का आपको पता होना चाहिए कैथोड कहते हैं। हमने बैटरी लगा दिया, और सिल्वर का कोटिंग करना है, जिसका कोटिंग करना है उसको थोड़ा सा बड़ा, और साथ में ये हमारा सिल्वर
इसको पॉजिटिव टर्मिनल में किया और पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। तो पहला पॉइंट, आयरन के ऊपर सिल्वर लगाया जा रहा है, तो आयरन को हम कैथोड पे रखेंगे और सिल्वर को एनोड पे रखेंगे। अब इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट को डाल देंगे। अभी स्विच ऑन नहीं हुआ है। अब इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए ये टोटली डिपेंड करता है आपके एनोड के ऊपर। तो यहाँ पे हमने लिया AgNO3 ले लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पे ये हमने सिल्वर नाइट्रेट ऐसे लिए। अब जैसे कंडक्शन स्टार्ट होगा तो यहाँ से सिल्वर, यहाँ से आपका सिल्वर Ag+ जो है ये इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। जब इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा तो कैन आई से दैट देयर इज अ लेयर फॉर्म्ड ऑन आयरन। यानी आयरन है, आयरन के ऊपर सिल्वर का लेयर आ गया, तो ये है लेस रिएक्टिव। ये आयरन को हमें प्रोटेक्ट करना था। तो एटमॉस्फेयर में सिल्वर जो है आपको पता है सल्फाइड के साथ करेगा, लेकिन ऑक्सीजन के साथ नहीं करेगा, वाटर के साथ नहीं करेगा। तो हमारा आयरन इस तरीके से प्रोटेक्ट रहेगा। उसी तरीके से यदि हम क्रोम प्लेटिंग करें तो एनोड टर्मिनल पे क्या लेना चाहिए, कैथोड पे क्या लेना चाहिए? दो चीजें, एक आपके पास क्रोमियम है और एक आपके पास आयरन है। तो आयरन और क्रोम के ऊपर बताओ कौन कौन से टर्मिनल लेने चाहिए। चलो मैं एक बता देता हूँ। आयरन नेगेटिव टर्मिनल पे लेंगे और क्रोम, ये आपके ऊपर क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं, आप सोच सकते हैं कहां पे होगा। मेथड है एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग मेथड होता क्या है? मान लीजिए हमने एल्युमिनियम लिया, ये ऑक्सीजन के साथ आराम से रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि एल्युमिनियम आपका हाई रिएक्टिव मेटल है और एक फॉर्मेशन बनाएगा Al2O3। ये Al2O3 एक प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह काम करता है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एनोडाइजिंग। तो हमने क्या बोला आपको कि एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, Al2O3। मान लीजिए ये आपका प्योर एल्युमिनियम है, ठीक। इसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के इसके ऊपर एक लेयर बना दिया, ये आपका लेयर बन गया और इस लेयर का नाम क्या है, Al2O3। और ये क्या है, एल्युमिनियम। ये Al2O3 यहीं पे रहेगा, ये आपका नीचे नहीं गिरने वाला। अब जब ये यहीं पे रहेगा, फर्दर मान लीजिए ऑक्सीजन आता है और ये ऑक्सीजन Al2O3 के साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं, एल्युमिनियम मिलेगा नहीं क्योंकि एल्युमिनियम अंदर है। तो इस तरीके से ये आपका Al2O3 आपका प्रोटेक्टिंग लेयर बन गया। तो ये करते कैसे हैं? हमने मान लीजिए एक बड़ा सा कंटेनर या बीकर ले लिया हमने, हम दो इलेक्ट्रोड लेंगे, ये आपका ग्रेफाइट होगा और ये एल्युमिनियम होगा। हमने यहाँ पे बैटरी का सप्लाई ले लिया, आपको पता है नेगेटिव टर्मिनल जिसको हम कैथोड कहते हैं और ये पॉजिटिव टर्मिनल जिसको हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। एल्युमिनियम को एनोड से कनेक्ट कर दो। अब ये हमने इसके अंदर वाटर ले लेंगे H2O और कुछ सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे सो दैट द वाटर कैन कंडक्ट। अब हमारे पास एल्युमिनियम है और वाटर के अंदर H+ और वाटर के अंदर यदि हम इसको डिसोसिएट करें तो H+ और O2- होगा। यानी यहाँ पे H+ और O2-। ये ऑक्सीजन नेगेटिव आयन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे एक लेयर क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड Al2O3। थोड़ा इसको हम ठीक बना देंगे सो दैट ये प्रोटेक्ट करता रहे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एनोडाइजिंग।
तो पहले से हम एल्युमिनियम के ऊपर एक लेयर बना के रखते हैं, दैट इज कॉल्ड Al2O3, और ये Al2O3 का प्रोटेक्शन बनाना जब हम एल्युमिनियम को एनोड पे लगाते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनोडाइजिंग। तो चौथा तरीका था हमारा एनोडाइजिंग प्रोसेस। जो हमारे पास तरीका है दैट इज मेकिंग एलॉय। स्पेशली हम लोगों ने एक सुना होगा स्टेनलेस स्टील। ये इसकी खासियत क्या है, ये बिल्कुल भी रस्ट नहीं होता और ये हार्ड होता है। बनाते कैसे हैं, हमने आयरन लिया, भाई आयरन, इसमें क्रोमियम और निकल का मिक्सर बना लिया। इस मिक्सर को हम स्टेनलेस स्टील करते हैं, मतलब किसी मेटल की प्रॉपर्टी चेंज करके अब टॉपिक समझेंगे रेंसिडिटी। एक छोटा सवाल है आपके लिए। मान लीजिए आपके पास एक रोटी है, बच गया रात को, सुबह खाओगे? हो सकता है आपने गर्म करके खा लिया, क्या 2 दिन बाद खाएंगे उसको आप? तो कहेंगे नहीं सर, इसमें बैड टेस्ट और बैड स्मेल आ जाएगा। मतलब खाने के अंदर स्मेल का चेंज, दूसरा टेस्ट का चेंज। यानी सीधी सी बात है, यदि ये सब चीज़ें होता है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। तो होता क्या है, किसकी वजह से होता है? जब खाना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उस खाने के अंदर बैड टेस्ट एंड स्मेल क्रिएट होता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। मीन्स रेंसिडिटी इज द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ विच गिव्स बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट। तो रेंसिडिटी होने के पीछे क्या क्या आपके पास फैक्टर्स हैं, जरा इन फैक्टर्स को गौर कर लीजिए। सबसे पहला फैक्टर होता है दैट इज योर टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा जल्दी रेंसिडिटी होगी। जैसे एग्जांपल में, गर्मियों में हम लोगों का खाना जल्दी खराब हो जाता है कंपेयर टू विंटर्स। दूसरा हमारे पास है दैट इज ह्यूमिडिटी। तीसरा हमारे पास है दैट इज योर नेचर ऑफ फूड। चौथा हमारे पास है नेचर ऑफ कंटेनर। कंटेनर के ऊपर भी डिपेंड करता है, इन विच फूड स्टफ इज केप्ट। तो ये 4 फैक्टर्स हैं हमारे पास जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो पहला एक बार रिपीट करो, टेम्परेचर। अब सिंपल सवाल पूछूंगा, टेम्परेचर में गर्मियों में जल्दी खाना खराब होता है, सर्दियों में? तो कहोगे सर गर्मियों में, बिकॉज टेम्परेचर ज़्यादा तो रेंसिडिटी जल्दी होगी, और टेम्परेचर कम तो रेंसिडिटी कम होगा। दूसरा हमारे पास कौन सा है, दैट इज ह्यूमिडिटी। तीसरा कौन सा है, नेचर ऑफ फूड। चौथा नेचर ऑफ कंटेनर इन विच द फूड स्टफ इज केप्ट। तो ये है हमारा रेंसिडिटी। प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी समझेंगे। हालांकि प्रिवेंशन तो हो नहीं सकता, लेकिन इसके इफेक्ट को हम सम एक्सटेंट तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू द फूड स्टफ दैट कंटेन फैट एंड ऑयल। तो यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, दे जस्ट बिहेव लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। जब ये रिड्यूसिंग एजेंट होंगे तो आपका फूड कंटेनिंग दैट फैट एंड ऑयल ये रेंसिड नहीं होगा। जब रेंसिड नहीं होगा तो ये आपका लॉन्ग लाइफ तक रुक सकता है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, सिर्फ एक तरीके से ऐसे केमिकल जो फूड स्टॉक को रेंसिड होने से बचाते हैं। तो हमारे पास 2 एंटीऑक्सीडेंट हमारे सिलेबस में है, वन इज BHA
और दूसरा हमारे पास है दैट इज BHT। BHA क्या है? B से ब्यूटाइलेटेड, S से हाइड्रोक्सी, A से एनिसोल। BHT में ब्यूटाइलेटेड, हाइड्रोक्सी, T से टॉलिन। तो उम्मीद करता हूँ आपको एंटीऑक्सीडेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। एंटीऑक्सीडेंट आर द केमिकल दैट प्रिवेंट रेंसिड एंड दो एग्जांपल BHA एंड BHT। ऐसा कुछ नहीं है कि हम एंटीऑक्सीडेंट रख दें लाइफ टाइम तक हो जाएगा, नहीं, ये सम एक्सटेंट तक रिड्यूस करेगा। क्या रेंसिडिटी का कि जो खाना जिसमें फैट एंड ऑयल हो उसमें नाइट्रोजन गैस डाल दें। यस, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस एक तरीके से इनर्ट गैस की तरह बिहेव करता है, जो एक तरीके से अनरिएक्टिव गैस मान सकते हैं हम लोग। ये स्पेशली न फैट ऑयल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। जब रिएक्ट नहीं करेगा तो सीधी सी बात है फूड रेंसिड नहीं होंगे, या एक तरीके से आपका रेंसिड होने से बच जाएगा। तो सीधी सी बात, ऑक्सीजन का सप्लाई हटा दिया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा चिप्स मैन्युफैक्चर, चिप्स के पैकेट के अंदर इतना बड़ा सा पैकेट होता है, निकलता चिप्स इतना सा है, उसके अंदर स्पेशली नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं। मीन्स ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करेगा नहीं। जब नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करेगा नहीं तो चिप्स लॉन्गर समय के लिए रह सकता है। हम रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दें, जब आप खाने के अंदर रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपका टेम्परेचर कम होगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो मैंने आपको बताया था फैक्टर्स के अंदर, टेम्परेचर कम होगा तो रेंसिड भी आपका कम हो जाएगा। तो रेंसिडिटी को रोकने के लिए वन ऑफ द मेथड क्या है कि हम खाने को फ्रिज के अंदर रख देते हैं। फ्रिज के अंदर ठंडा होता है, या रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देते हैं, उसमें ठंडा होता है, जिसकी वजह से फूड की लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिसके अंदर बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट नहीं आता है। तरीका है कि हम खाने को एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखें। एयर टाइट कंटेनर के अंदर का मतलब हो गया कि वहाँ पे एयर की क्वांटिटी बहुत कम होगा। जब एयर की क्वांटिटी बहुत कम होगा तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम होगी। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो रेंसिडिटी भी सीधी सी बात है बहुत कम होगा। जब रेंसिडिटी कम होगा तो ऑब्वियसली बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल, दैट इज कीपिंग द फूड अवे फ्रॉम द सनलाइट। तो जनरली हम खाना बनाने के बाद सन में नहीं रखते हैं। इसके पीछे क्या है कि सन खाने को हीटअप कर देगा, हीटअप करेगा तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस बहुत फास्ट होगा, यानी रेंसिडिटी होगी। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि खाना जो है बनने के बाद इट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम दी सनलाइट। इसी के साथ आपका ये टॉपिक रेंसिडिटी कंप्लीट हुआ है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट 2020।